नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। जो हम सबके भविष्य से जुड़ा है। बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और उसकी नैतिकता। हमारे पास एक बहुत दिलचस्प ग्राफिक है जो एआई से जुड़ी एथिकल चैलेंजेस को 9 बड़े हिस्सों में तोड़ता है, और आज हम इन्हीं की गहराई में उतरेंगे। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ इन 9 पॉइंट्स को लिस्ट करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये आपस में कैसे जुड़े हैं और ये हमारी जिंदगी के लिए क्या मायने रखते हैं। एग्जैक्टली। और इस पड़ताल की शुरुआत करते हैं उस एक बड़े विचार से जो हमारे सोर्स मटेरियल के केंद्र में है कि एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन नहीं है, ये हमें इंसान होने के नाते अपनी नैतिकता पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। जब मशीनें फैसले लेने लगे तो इनोवेशन की रफ्तार और नैतिकता की गहराई के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। चलिए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं। चर्चा की बुनियाद है, क्योंकि ये बैलेंस ही मतलब सब कुछ है। तो चलिए सबसे पहले एआई के अंदर झांकते हैं, मतलब वो चीजें जो इसके काम करने के तरीके से जुड़ी हैं। हमारे ग्राफिक में पहले 3 मुद्दे हैं: बायस और फेयरनेस, प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी, और ट्रांसपेरेंसी। और इन्हें हम डेटा, एल्गोरिदम और ब्लैक बॉक्स की समस्या भी कह सकते हैं। हाँ, और जो बात यहाँ फैसिनेट करती है वो ये है कि ये तीनों मुद्दे एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि एक को सुलझाने की कोशिश करो तो दूसरा उलझ जाता है। बायस से शुरू करते हैं। ठीक है। हम सोचते हैं कि मशीनें तो न्यूट्रल होती हैं, भेदभाव नहीं करती, लेकिन एआई सिस्टम उतने ही फेयर हो सकते हैं जितना उनका डेटा। मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला हिसाब है। अगर हम एआई को ऐसा डेटा दें जिसमें हमारा अपना सोशल बायस, हमारी अपनी पक्षपात वाली सोच शामिल है, तो वो उसे ही सच मान लेगा। बिल्कुल। और जो बात इसे और भी खतरनाक बनाती है वो ये है कि हम टेक्नोलॉजी पर निष्पक्ष होने का भरोसा करते हैं। इंसान के भेदभाव को हम शायद पहचान सकते हैं, लेकिन जब कोई एल्गोरिदम भेदभाव करता है तो वो गणित और डेटा के पर्दे के पीछे छिप जाता है। अच्छा। जिससे उसे चुनौती देना और भी मुश्किल हो जाता है। एआई हमारे पूर्वाग्रहों को सिर्फ दोहराता नहीं, उसे एक तरह की लेजिटिमेसी, एक वैज्ञानिकता दे देता है। वाह, ये तो ऐसा हुआ जैसे हम अपनी गलतियों को टेक्नोलॉजी से लॉन्डर कर रहे हैं ताकि वो ऑब्जेक्टिव दिखें। ये बहुत बड़ी बात है, और यहीं पर प्राइवेसी का सवाल भी आ जाता होगा। सीधे तौर पर बायस को कम करने का एक तरीका है कि एआई को ज्यादा से ज्यादा और अलग-अलग तरह का डेटा दिया जाए। हाँ, ताकि वो बेहतर सीख सके। लेकिन जितना ज्यादा डेटा हम इकट्ठा करते हैं, उतना ही ज्यादा हमारी प्राइवेसी का खतरा बढ़ता है। एआई को सीखने के लिए डेटा चाहिए, जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल, और ये डेटा हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, हमारी आदतें, हमारी बातचीत, सब कुछ है। और अगर ये लीक हो जाए या इसका गलत इस्तेमाल हो तो नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो एक तरफ फेयरनेस के लिए ज्यादा डेटा चाहिए, और दूसरी तरफ ज्यादा डेटा से प्राइवेसी का खतरा है। ये तो एक डायलेमा हो गया। और ये मुझे तीसरे पॉइंट पर लाता है जो सच कहूं तो मुझे थोड़ा डराता है: ब्लैक बॉक्स की समस्या। इसका क्या मतलब है? इसे समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए एक जीनियस शेफ है जो एक शानदार डिश तो बना देता है, लेकिन अगर आप उससे रेसिपी पूछें तो वो बता नहीं पाता। वो कहता है बस हो गया। एआई के साथ भी यही समस्या है। कई मॉडर्न एआई सिस्टम्स इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि वो फैसले पर कैसे पहुंचे ये उनके बनाने वाले भी पूरी तरह नहीं समझा सकते। मतलब हमें नतीजा तो पता है, पर उसके पीछे का तर्क, उसकी रेसिपी एक ब्लैक बॉक्स में बंद है। तो अगर किसी बैंक का एआई मेरा लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे, तो हो सकता है कि बैंक के पास भी इसका कोई ठोस कारण ना हो, सिवाय इसके कि सिस्टम ने ऐसा कहा। ये तो बहुत अजीब है। अगर हम फैसलों को समझ ही नहीं सकते तो उन पर भरोसा कैसे करेंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। और बिना ट्रांसपेरेंसी के ना तो हम बायस को पकड़ सकते हैं और ना ही गलती होने पर किसी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये ब्लैक बॉक्स वाली बात मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगर हम ये समझ ही नहीं सकते कि एआई ने कोई फैसला क्यों लिया, तो जब कोई गड़बड़ होती है, जैसे कोई सेल्फ ड्राइविंग कार किसी को टक्कर मार दे, तो हम जिम्मेदार किसे ठहराएंगे? ये तो सीधे सीधे अकाउंटेबिलिटी के मुद्दे पर आ जाता है ना? एग्जैक्टली। और यहीं पर हमारे ग्राफिक के अगले 2 बिंदु आते हैं: रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड ऑटोनॉमी वर्सेस ह्यूमन कंट्रोल। ये कानूनी और नैतिक तौर पर बहुत बड़े सवाल हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार का उदाहरण क्लासिक है। अगर एक्सीडेंट होता है तो दोष किसका है? कार के मालिक का? कार बनाने वाली कंपनी का?
या उस सॉफ्टवेयर डेवलपर का जिसने करोड़ों लाइन का कोड लिखा था। हमारी मौजूदा कानूनी व्यवस्था इस तरह की डिफ्यूज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं है। मतलब सब एक दूसरे पर उंगली उठा सकते हैं और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ये तो एक लीगल ब्लैक होल जैसा लगता है। सही कहा। और इससे ये सवाल भी उठता है कि हमें इन सिस्टम्स को कितनी आज़ादी, कितनी ऑटोनॉमी देनी चाहिए। हाँ, यहीं पर ऑटोनॉमी वर्सेस ह्यूमन कंट्रोल की बहस शुरू होती है। एक तरफ एआई की ऑटोनॉमी उसे तेजी से और इंसान से बेहतर काम करने में मदद करती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ फैसले इतने अहम होते हैं कि हम उन्हें पूरी तरह मशीन पर नहीं छोड़ना चाहते। जैसे कि मेडिसिन या डिफेंस के क्षेत्र में। बिल्कुल। क्या हम चाहेंगे कि कोई एआई अपने आप तय करे कि किसी मरीज का लाइफ सपोर्ट बंद करना है या नहीं? या किसी युद्ध में टारगेट पर हमला करना है या नहीं? इन फैसलों में सिर्फ डेटा नहीं, बल्कि एम्पैथी, एथिक्स और मानवीय विवेक की जरूरत होती है। बिल्कुल, इसीलिए ह्यूमन इन द लूप का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हो गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कुछ क्रिटिकल फैसलों में आखिरी हाँ या ना हमेशा एक इंसान की होनी चाहिए। हमें ये तय करना होगा कि कहाँ इंसान को लूप में रखना है, कहाँ सिर्फ सुपरवाइज करना है और कहाँ एआई को पूरी तरह से स्वायत्त छोड़ा जा सकता है। अच्छा, ये उस संतुलन का एक सटीक उदाहरण है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। नवाचार हमें ड्राइवर रहित कार्य दे रहा है, लेकिन नैतिकता के गहराई हमें पूछने पर मजबूर करती है कि इसकी कीमत कौन चुकाएगा। ठीक है, तो हमने एआई के अंदरूनी कामकाज और उसके कंट्रोल से जुड़े मुद्दों को समझा। अब आते हैं उन मुद्दों पर जिनका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी नौकरियों और हमारे समाज पर पड़ रहा है। हाँ, ग्राफिक के अगले 3 बिंदु इसी से जुड़े हैं। जॉब डिस्प्लेसमेंट, हेल्थ एंड मेडिसिन में नैतिकता और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जॉब्स का सवाल शायद वो है जो आम इंसान को सबसे ज्यादा परेशान करता है। क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? देखिए, इसका जवाब सीधा हाँ या नहीं में नहीं है। ये तय है कि जो काम रेपिटेटिव हैं वो ऑटोमेट होंगे। लेकिन एआई नई तरह की नौकरियां भी पैदा करेगा। इतिहास गवाह है, हर टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के साथ ऐसा ही हुआ है। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल है आर्थिक असमानता का। हाँ। क्या ऐसा नहीं होगा कि एआई से होने वाला फायदा सिर्फ उन बड़ी कंपनियों या अमीर लोगों को मिलेगा जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, और जो लोग अपनी नौकरियां खोएंगे वो और पीछे रह जाएंगे? ये एक बहुत ही वास्तविक चिंता है और शायद एआई का सबसे बड़ा सामाजिक खतरा भी। सही बात है। अगर एआई से होने वाले प्रोडक्टिविटी गेन्स को समाज में ठीक से नहीं बांटा गया तो ये इनइक्वालिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए सरकारों को एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करने, लोगों को रीस्किल करने और सोशल सेफ्टी नेट्स बनाने की जरूरत होगी। अब बात करते हैं हेल्थ और मेडिसिन की। मैंने एआई के बारे में बहुत अच्छी चीजें पढ़ी हैं कि वो कैसे कैंसर जैसी बीमारियों को जल्दी पकड़ सकता है, लेकिन यहां भी नैतिक दुविधाएं होंगी। बहुत गहरी। सबसे बड़ी दुविधा मरीजों के डेटा की प्राइवेसी को लेकर है। एआई को ट्रेन करने के लिए लाखों मेडिकल रिकॉर्ड्स चाहिए और ये जानकारी बहुत संवेदनशील होती है। बिल्कुल। इसे कैसे सुरक्षित रखा जाए? दूसरा, जीवन मृत्यु से जुड़े फैसलों का सवाल। अगर कोई एआई प्रिडिक्ट करता है कि एक मरीज के बचने की संभावना सिर्फ 5% है, तो क्या उस आधार पर इलाज का स्तर तय किया जाना चाहिए? ये बहुत मुश्किल सवाल है। ये ऐसे सवाल हैं जो मेडिसिन को डीह्यूमनाइज कर सकते हैं। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि माइंड बेंडिंग मुद्दा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ओनरशिप का। अगर कोई एआई एक सुंदर संगीत की धुन बनाता है या एक अद्भुत पेंटिंग तैयार करता है, तो उसका मालिक कौन है? कल ही मैं एक एआई से कह रही थी कि मेरे लिए एक कविता लिखो, और उसने जो लिखा वो मुझसे बेहतर था। सच में? हाँ, एक पल के लिए मुझे लगा क्या अब मेरी जरूरत भी है। ये मजाक की बात लगती है, पर ये हमारे कॉपीराइट और पेटेंट कानूनों को सीधी चुनौती दे रहा है। मतलब कॉपीराइट एआई को दिया जा सकता है या उसके प्रोग्रामर को, या उस यूजर को जिसने एआई को कमांड दिया था। ये क्रिएटिविटी और ओनरशिप की हमारी सदियों पुरानी परिभाषाओं पर ही सवाल खड़ा कर देता है। तो इन सभी 9 बिंदुओं बायस, प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमन कंट्रोल, जॉब्स, इनइक्वालिटी, मेडिकल एथिक्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को समझने के बाद सोर्स का जो सेंट्रल आइडिया था वो और भी ज्यादा साफ हो जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ तेज और स्मार्ट टेक्नोलॉजी बनाने की दौड़ नहीं है। ये इस बारे में है कि जब मशीनें सोचना और फैसले लेना शुरू कर दें तो एक समाज के रूप में हम अपने सबसे जरूरी मूल्यों जैसे फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी को कैसे बचाकर रखेंगे। और असली चुनौती, जैसा कि सोर्स में कहा गया है,
इनोवेशन की रफ्तार और नैतिकता के गहराई के बीच सही संतुलन खोजने की है। यह एक बहुत ही पावरफुल थॉट है। आज की इस चर्चा से ये साफ है कि एआई का भविष्य सिर्फ वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के हाथ में नहीं हो सकता। इसके विकास में दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों, कानून के जानकारों और हम जैसे आम नागरिकों को भी शामिल होना होगा। हाँ, ये टेक्नोलॉजी और समाज के भविष्य का एक मिला-जुला सफर है। बिल्कुल। और मैं इस चर्चा को श्रोताओं के लिए एक गहरे सवाल के साथ समाप्त करना चाहूंगी। सोर्स में बताए गए मुद्दे तो आज की हकीकत हैं, लेकिन ये भविष्य का एक और भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे मशीनें फैसले लेने में इंसानों से बेहतर होती जाएंगी, क्या हमें ह्यूमन जजमेंट या इंसानी विवेक की अपनी परिभाषा बदलनी पड़ेगी? अच्छा। एक ऐसी दुनिया में इंसान होने का क्या मतलब होगा, जहां बुद्धिमत्ता सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहेगी?